हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। और बच्चों, इस समय मैं आपको मैनेज करा रहा हूँ क्लास 11 के लिए अकाउंटेंसी, और अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस सीरीज में मैंने आपको डिस्कस किया था ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटी, और अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एसेट्स। एज ए स्टूडेंट्स अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हो, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। मैंने अपनी पिछली क्लिपिंग में आपसे डिस्कस किया था लायबिलिटीज की डिटेल्स के बारे में। अभी मैं इस क्लिपिंग में डिस्कस कर रहा हूं एसेट्स के बारे में। सिंपल वर्ड में बच्चों अगर मैं आपसे कहूं तो एसेट्स का मतलब है एनीथिंग्स जिसे बिजनेस फर्म अपने पास इसलिए रखती है ताकि वो उनसे फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स ले सके। जैसे मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे कुछ मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो मैंने अपने आप कोई मशीनें परचेज करके रखी हैं। अब ये मशीन क्या है, मेरे लिए एसेट्स है। और इस मशीन का यूज क्या है, मैं इस मशीन से अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करता हूं। तो ये मशीन मेरे लिए बेनिफिट्स में रखी है, मैं इससे तमाम बेनिफिट्स ले रहा हूं अभी, आज और फ्यूचर में, एंड दैट्स कॉल्ड एसेट्स। साथ ही साथ एसेट्स में वो चीजें भी इंक्लूड्स होती हैं जिनसे आप कैश कलेक्ट कर सकते हो। जैसे स्टॉक, आपने कोई गुड्स परचेज किया, उनमें से कुछ गुड्स सोल्ड आउट हो गया, कुछ स्टॉक अभी भी आपके पास अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड गुड्स स्टॉक कहलाता है। ये आपके लिए एक एसेट्स है क्योंकि फ्यूचर में इसे आप सोल्ड आउट करके कैश कलेक्ट कर सकते हो। सेम लाइक कस्टमर, जिसे हम लोग यहां अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर्स बोलेंगे, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स मतलब कस्टमर। तो ये कस्टमर जिनको मैंने क्रेडिट बेसिस पे गुड सोल्ड आउट किया है, ये कस्टमर अकाउंट्स या डेटर्स अकाउंट भी हमारे लिए एक तरह की एसेट्स है क्योंकि इनसे भी मुझे कुछ अमाउंट कलेक्ट होने वाले हैं। तो इन तरह की चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स। इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स, तो आप कह सकते हो बच्चों, एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो एसेट्स में किसी भी तरह की कोई भी चीज आ सकती है जो कि बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए एक प्रॉपर्टी हो और बिजनेस फर्म के पोजीशन में हो। इसमें इंक्लूड है इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड है जो आपकी फर्म को दूसरों से लेने हैं, जैसे कि डेटर्स यानी कस्टमर का बैलेंस is called an assets. In other words, anything which will be enable a business enterprises to get will enable a business enterprises to get cash or benefit in future is in assets. तो आप कह सकते हो कोई भी चीज जिससे बिजनेस इंटरप्राइजेस या तो कैश रिसीव करेगा या फिर वो फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए अपने पास रखता है, वो आपके लिए एसेट्स कहलाती है। आगे बढ़े, 10 कैश एंड बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट्स है। स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स जिसे आप फ्यूचर में सोल्ड आउट करके कैश कलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए एसेट्स है। फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग जिसे आप अपने बिजनेस में डिफरेंट पर्पज से यूज करने के लिए रखते हो, एसेट्स है। फिर एक बार यूजर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको डिफाइन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अभी आप एक लाइन सुन लें, बिल्स रिसीवेबल एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है। हमने जिन कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सोल्ड आउट किया है, वो कस्टमर मेरे को एक रिटर्न फॉर्म में एक तरह का नोट्स लिख कर देते हैं कि सर हम आपको फला डेट पर जो भी आपका पेमेंट है वो पे करने का कमिटमेंट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। इसकी पूरी डिटेल्स आगे एक वर्ड आएगा बिल्स रिसीवेबल, वहां मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिहाफ पे हमें अपने कस्टमर से फ्यूचर में कैश मिलने हैं, ये भी एक तरह से आपकी एसेट्स है। मनी अर्न्ड बाय डेटर्स, आप अपने कस्टमर से जो अमाउंट लेने वाले हो या लोगे वो भी आपके लिए एक तरह की एसेट्स है, आर ऑल एसेट्स। आगे बढ़िए, एक डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं फिनी एंड मिलर के अकॉर्डिंग। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट्स क्या है? एनीथिंग
जिससे आप फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हो, दैट इज एसेट्स, द राइट ऑफ विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। इसकी ओनरशिप बिजनेस फर्म के पास या अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के पास होती है और वो उसको अपने पोजीशन में लेकर के उसको कंट्रोल करता है, अपनी ओनरशिप पे रखता है, दैट इज एसेट्स। एक डेफिनेशन है प्रोफेसर आर एन एंथोनी के अकॉर्डिंग, एंड दैट विल बी एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by a business which are acquired at a measurable money cost। एसेट्स में वो सारी की सारी चीजें आ सकती हैं जो कि बिजनेस के ओनरशिप में हो, और सबसे बड़ी बात हमने इसे एक्वायर्ड यानी परचेज किया है मनी इनकर्ड करके, मनी एक्सपेंड करके हमने वो तमाम चीजें जो अपने ओनरशिप पे ली जिसको मैं अपने फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए यूज करूंगा, वो हमारे लिए एसेट्स है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस के लिए मशीन खरीदी, ये सब क्या है हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है, आगे बढ़े। अपनी इन डेफिनेशन के बिहाफ पे हम एसेट्स के एक खास फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट्स। तो एसेट्स के 3 मेन फीचर्स इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। पहला, द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो आपके पास एसेट्स होती है दैट विल बी वैल्यूएबल, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो भी फर्नीचर, जो भी एसेट्स है दैट विल बी वैल्यूएबल। नेक्स्ट, द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। ये तमाम एसेट्स की जो ओनरशिप होती है वो ओनरशिप बिजनेस फर्म के पास होती है। और तीसरा, द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। जब हम इन एसेट्स को एक्वायर्ड यानी परचेज करते हैं तो हमें इसके लिए मनी एक्सपेंड करना पड़ता है, दैट इज ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। जैसे मैं कोई बिल्डिंग परचेज किया, मशीन परचेज किया, तो हमने इसको एक अमाउंट पे करके तब एक्वायर्ड किया। तो ये है कुछ फीचर्स एसेट्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। बच्चों ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स, एंड दैट इज अ नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, एंड देन आफ्टर फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। फिर से एक बार देख लीजिए, that is non current assets, current assets and fictitious assets या फिर nominal assets। हम पहले बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की। बच्चों पहले करंट एसेट्स पे लिए। करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट की जा सके, जिसे आप 1 ईयर के अंदर अंदर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कहलाती है करंट एसेट्स। ये देखिए, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर मींट फॉर सेल और व्हिच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स वो एसेट्स आती है जिसको आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो या उसको मैनेजमेंट चाहे तो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश के रूप में कन्वर्ट करा सकता है, दैट इज अ करंट एसेट्स। जैसे आप कह सकते हो स्टॉक। स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स, क्योंकि हम स्टॉक को जब चाहे बेच करके कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। सेम लाइक डेटर्स, जब आप किसी कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे गुड सोल्ड आउट करते हो तो उसे 1 ईयर से ज्यादा की क्रेडिट थोड़ी देते हो, 1 ईयर तक ही आप उसको मैक्सिमम, 1 ईयर भी बहुत है, उसको आप 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ मैक्सिमम तक की क्रेडिट देते हो और उसके बाद आप उससे कहते हो भैया आपको आपसे पेमेंट चाहिए। तो कस्टमर यानी डेटर्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको आप विद इन 1 ईयर कैश कलेक्ट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने किसी कस्टमर को गुड सोल्ड आउट किया, अब हमने जब गुड सोल्ड आउट किया तो उस डेट से 1 ईयर के अंदर अंदर मुझे उससे पैसे लेने ही लेने हैं, इसलिए हम इस एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इससे विद इन 1 ईयर कैश कलेक्ट कर सकते हो। तो आपने लिखा करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर मींट फॉर सेल, या तो आप उसको बेच सकते हो जैसे स्टॉक, या which the management would want to convert into cash within 1 year, या उनसे आप अगर मैनेजमेंट चाहे तो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा सकते हो यानी कैश कलेक्ट कर सकते हो। As such, these assets are also termed as short lived या active assets। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं short lived assets। For example, debtors are expected to be converted into cash within a reasonably short period। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे डेटर्स हैं, हम उन्हें जब कोई क्रेडिट बेसिस पे गुड सोल्ड आउट करते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर टर्म दे देते हैं
कि आपको इतने पीरियड के अंदर पेमेंट करना है। ये टर्म 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक हो सकता है, ये मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकता है। कभी भी हम किसी कस्टमर को 1 ईयर से ज़्यादा की क्रेडिट नहीं दे सकते, या देते ही नहीं। इनफैक्ट प्रैक्टिकल में हम अपने बिजनेस में कभी भी किसी कस्टमर को ये नहीं कहेंगे भैया माल ले जाओ, पैसे 1 साल बाद देना, नहीं सर। हम मैक्सिमम उससे जो क्रेडिट देते हैं वो 1 ईयर से ज़्यादा दे ही नहीं। तो आप कह सकते हो जो कस्टमर है वो विदिन 1 ईयर आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश में कन्वर्ट होने का मतलब आपको उससे कैश कलेक्ट हो जाएगी। तो डेटर्स क्या है? करंट एसेट्स। सेम लाइक स्टॉक इज कंटिन्यूअसली सोल्ड। स्टॉक भी करंट एसेट्स है, क्योंकि आप उसे जब चाहे बेच करके कैश कलेक्ट कर सकते हो। सेम लाइक बिल्स रिसीवेबल आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश। मैंने भी आपसे कहा बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे गुड सोल्ड करते हैं तो कभी कभी उनको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे देता है कि सर हम आपको इतने पीरियड के अंदर फला डेट को पेमेंट कर देंगे। और जब वो डेट आती है तो वो डॉक्यूमेंट्स हम कस्टमर को दिखाते हैं और उसका डॉक्यूमेंट्स उससे वापस करके हम उसके बिहाफ पे पैसे ले लेते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी एक तरह की करंट एसेट्स है, क्योंकि जब हम इसका पेमेंट लेते हैं तो वो 1 ईयर के अंदर ही अंदर इसका पेमेंट लेते हैं। करंट एसेट्स according to the Institute of Certified Public Accountant USA, current assets include cash and other assets or resources commonly identified as those which are reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business. तो करंट एसेट्स में कैश आता है और वो तमाम एसेट्स आती है जिसको हम विदिन 1 ईयर के अंदर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसे सोल्ड आउट कर सकते हैं। Although prepaid expenses will never be realized in cash, these are also included in current assets. एक एक्सपेंसेस है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप लोग के लिए नया वर्ड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जैसे मान लो मैंने इस ईयर किसी एम्प्लॉइज को सैलरी दी, एक तो मैंने इसी ईयर की सैलरी जो थी वो दे दी, उसके बाद उस एम्प्लॉय ने कहा सर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, हमें नेक्स्ट पीरियड में ये एडजस्ट करवा लेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने उसे 1 मंथ की सैलरी एडवांस में दे दी। तो क्या है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो नेक्स्ट सीजन में एडजस्ट हो जाएगी, ये कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अकाउंटिंग रूल्स में इस प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम एक तरह का करंट एसेट्स ही बोलते हैं। तो वही चीज लिखा है, although prepaid expenses will never be realized in cash। हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को बेच नहीं सकते कि इसको बेच करके कैश कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक्सपेंसेस है, एडवांस में दिया गया खर्चा है। लेकिन फिर भी भले ही इसको कैश में रियलाइज नहीं कर सकते, फिर भी अकाउंटिंग रूल की वजह से हम इसको करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। These are also included in current assets since service or benefit will be available against these without further payment। ठीक है, तो ये आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका करंट एसेट्स है। आगे बढ़े, करंट एसेट्स आर आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स एज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सच एसेट्स कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली। करंट एसेट्स एक तरह की फ्लोटिंग एसेट्स भी कहलाती है, क्योंकि इसका नेचर चेंज होता रहता है। आज आपके पास ये एसेट्स सपोज करो स्टॉक के रूप में, कल मैंने इसे सेल्ड आउट करके इसके रूप में कैश पा लिया, तो इसका नेचर चेंज हो गया, स्टॉक से कैश में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, फ्लोट करता रहता है ये। फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर कैश एंड दीज गुड्स आर सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट, एक्स बिकम आवर डेटर एंड इट मींस द स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डेटर्स। देखिए एक कितना अच्छा एग्जांपल दिया है कि हमने सपोज करो कोई गुड्स परचेज किया कैश में, तो गुड्स यानी स्टॉक करंट एसेट्स है, फिर हमने ये गुड्स एक्स को क्रेडिट पर बेच दिया, अब ये गुड्स गया कस्टमर के पास और कस्टमर यानी एक्स हमारे लिए डेटर्स बन गया। डेटर्स क्या है? एसेट्स है। तो इस तरह से हमारा स्टॉक डेटर्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। जो हमारे पास स्टॉक था वो कस्टमर के पास चला गया, यानी स्टॉक रिड्यूस हो गया और कस्टमर का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। आप कह सकते हो स्टॉक कस्टमर के नाम पर कन्वर्ट हो गया, स्टॉक कस्टमर के नाम पर बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगा। तो आप कह सकते हो ये क्या है? एक तरह का आपकी जो एसेट्स थी वो फ्लोट कर गई, सर्कुलेट कर गई फ्रॉम स्टॉक टू डेटर्स। अगेन इफ अ बिल रिसीवेबल इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्स,
हमने एक्स जिसको क्रेडिट बेसिस पे गुड सोल्ड आउट किया था उसने मेरे को बिल लिख के दे दिया कि सर हम फला डेट को आपका पेमेंट कर देंगे, तो ये जो बिल मिला ये क्या नाम था, बिल्स रिसीवेबल। अब ये कस्टमर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे कस्टमर के नाम पे नहीं, अब बिल्स रिसीवेबल के नाम पे दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो एसेट्स थी कभी स्टॉक के रूप में शो हो रही है, कभी डेटर्स के रूप में शो हो रही है, कभी बिल्स रिसीवेबल के रूप में शो हो रही है। वही चीज यहां मेंशन है, इट मींस द डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स रिसीवेबल। और फिर देखिए एंड आफ्टर सम टाइम बिल्स रिसीवेबल विल कन्वर्टेड इनटू कैश। फिर उसके बाद जब वो डेट आई जिस डेट पर कस्टमर ने कमिटमेंट किया था, तो हमने ये बिल्स रिसीवेबल ये डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को सरेंडर किया, कस्टमर को वापस करके कस्टमर से कैश ले लिया। तो जो बिल्स रिसीवेबल था हमारे पास वो अब कैश में रूप में बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा। तो बिल्स रिसीवेबल कन्वर्टेड इनटू कैश। तो देख सकते हो आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चीजें बदल रही है। जो चीज पहले मेरे पास स्टॉक के रूप में दिख रही थी, जब वो बिका तो वही अमाउंट कस्टमर के रूप में दिखने लगा। फिर कस्टमर ने बिल दिया तो बिल्स रिसीवेबल के रूप में दिखने लगा। फिर बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट हुआ तो वो अमाउंट कैश के रूप में दिखने लगा। क्योंकि ये फॉर्म कन्वर्ट होता जा रहा है इसलिए हम इस एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट शो दैट ऑल करंट एसेट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू कैश। इस तरह घूम घूम के फाइनल ये अमाउंट कैश के रूप में शो हो रहा है। आगे बढ़े, करंट एसेट्स आर यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट इन द लिक्विडिटी ऑर्डर। लिक्विडिटी इज द फैसिलिटी विद द व्हिच एसेट्स मे बी कन्वर्टेड इनटू कैश। करंट एसेट्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं। और जब आपको मैं आगे चल के बैलेंस शीट बनवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट एक ऑर्डर में बनती है। उस ऑर्डर में एक हेड होता है और उसी हेड में आप इस करंट एसेट्स को शो करते हो। दोज एसेट्स which are most difficult to convert it into cash are written on last। हम जब बैलेंस शीट में करंट एसेट्स को दिखाते हैं तो पहले उन एसेट्स को दिखाते हैं जो कैश के फॉर्म में है या इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और इसी ऑर्डर में चीजों को दिखाते हैं। सबसे लास्ट में हम उन एसेट्स को दिखाते हैं जिसको कैश में कन्वर्ट होने थोड़ा हार्डली होता है, यानी वो चीज जो कैश में इमीडिएट कन्वर्ट हो सकती है हम उसे पहले दिखाएंगे। जैसे कैश पहले दिखाएंगे, बैंक बैलेंस पहले दिखाएंगे। कैश पहले दिखाया उसके बाद बैंक बैलेंस दिखाया क्योंकि वो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो सकता है। फिर डेटर्स दिखाएंगे, लास्ट में फिर स्टॉक दिखाएंगे। तो इस ऑर्डर में चीजों को दिखाते हैं। किस ऑर्डर में? पहले वो चीजें दिखाएंगे जो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो सकती हो, फिर इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे, सबसे लास्ट में वो चीजें दिखाएंगे जिसे कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा हार्डली होता है। फॉलोइंग आर द करंट एसेट्स इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी। देखिए जैसे मैंने कहा सबसे पहले कैश इन हैंड दिखाएंगे, फिर कैश एट बैंक दिखाएंगे, फिर बिल्स रिसीवेबल दिखाएंगे, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर डेटर्स, फिर स्टॉक, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस ऑर्डर में चीजों को दिखाते हैं। ये चीज आप और बेहतर समझ पाओगे जब आप आगे जाओगे चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, वहां पर बैलेंस शीट बनती है। उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको मैं बताऊंगा कि ये लिक्विडिटी ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अभी आप ये डेफिनेशन है सुन ले, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन चैप्टर नंबर 17, 18 के आसपास आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पर चैप्टर दिखेगा। वहां बैलेंस शीट बनाते समय आपको लिक्विडिटी ऑर्डर की एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द अबव एसेट्स स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस। एक रूल्स है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो जो स्टॉक है और अपनी इन्वेस्टमेंट है इसको किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा। रूल्स कहता है कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लीजिए कोई स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब हो कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लीजिए कोई स्टॉक है या कोई इन्वेस्टमेंट है, हमने उसे परचेज किया था 5 लाख रुपीस में, तो हमारी कॉस्ट क्या आई? 5 लाख रुपीस। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट की या स्टॉक की कॉस्ट सपोज करो मैंने उसे 5 लाख में परचेज किया तो कॉस्ट आई 5 लाख रुपीस। अब सपोज करो जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा था, बैलेंस शीट बनाते समय इसकी मार्केट वैल्यू रह गई केवल 4 लाख, तो हम इसे बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब अगर हम इसको इमीडिएट मार्केट में बेचें तो क्या वैल्यू कलेक्ट होगी? दैट्स कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। तो स्टॉक या इन्वेस्टमेंट जो भी है इसकी कॉस्ट 5 लाख और मार्केट वैल्यू यानी रियलाइजेबल वैल्यू
बैलेंस शीट बनाते समय केवल 4 लाख। तो अकाउंट्स का रूल्स कहता है कि विच एवर इज लेस। आप देखो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी और आपकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, इन दोनों में जो कम होगा उस वैल्यू पर आप इनकी वैल्यू शो करोगे। तो अगर आप कहते हो मेरी एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख थी पर रियलाइजेबल वैल्यू केवल 4 लाख, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसे किस वैल्यू पे शो करेंगे? 4 लाख पे। आप अपना स्टॉक और इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे शो करेंगे? 4 लाख पे। इसका रिवर्स, मान लो आपकी एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख है, लेकिन जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे थे उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू यानी रियलाइजेबल वैल्यू सपोज करो 6 लाख हो गई, तो 5 और 6 विच एवर इज लेस, अब आप इसे शो करोगे 5 लाख पे। तो वही ये समझा रहा है कि अकाउंटिंग का रूल्स है कि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के मामले में हम बैलेंस शीट में इसे किस वैल्यू पे शो करेंगे? हम शो करेंगे कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, इन दोनों में कंपेयर करेंगे और जो वैल्यू लेस होगी उस वैल्यू पर हम इन्हें शो करते हैं। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट वैल्यू पे शो करेंगे, अगर रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करेंगे। ये रूल्स किसके लिए है? स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के लिए। एक रूल्स और सुनिए, जो बिल्स रिसीवेबल होता है और जो डेटर्स यानी कस्टमर का बैलेंस होता है, इसे हम बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे शो करेंगे? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, यानी एग्जैक्टली मुझे जो वैल्यू शो कलेक्ट होगी उस वैल्यू पे हम शो करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कस्टमर का बैलेंसेस है 5 लाख रुपीस, बट आपको बैलेंस शीट बनाते समय ये पता चला कि 5 लाख रुपीस के जो कस्टमर है उनमें 50,000 रुपीस के कस्टमर डाउटफुल है, मतलब शायद इनसे मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, शायद इनकी डेथ हो चुकी है या इनका बिजनेस बंद हो चुका है या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट्स हो गया जिसकी वजह से इन्होंने पैसे देने से मेरे को मना कर दिया है, कोई भी वजह है। तो 5 लाख में से 50,000 रुपीस मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो हम अपना डेटर्स किस वैल्यू पे दिखाएंगे? 5 लाख में 50,000 डाउटफुल वाला लेस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा उस वैल्यू पे, क्योंकि वही मेरे लिए एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो जो बिल्स रिसीवेबल और जो कस्टमर होते हैं उनका अमाउंट बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे शो होता है? एग्जैक्टली जो वैल्यू आपको रियलाइज्ड होगी उस वैल्यू पर आप इसे शो करते हो, एक्चुअल वैल्यू की चाहे जो भी रही हो। ठीक है। लास्ट, कैश, और जो कैश एट बैंक होता है उसको आप अपनी बैलेंस शीट में ऑलवेज एक्चुअल वैल्यू पे दिखाते हो, इसमें कोई डिस्कशन नहीं। जो कैश इन हैंड है या कैश बैलेंस है एट बैंक इन बैंक बैलेंस और सोन एट एक्चुअल फिगर, इसे आप हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे दिखाते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, करंट एसेट्स में जो आपकी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का आइटम है उसको किस वैल्यू पे दिखाएंगे? कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को किस वैल्यू पे दिखाएंगे? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, यानी एग्जैक्टली जो वैल्यू आपको इनसे कलेक्ट होगी वो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स है ये अमाउंट शायद हमें नहीं मिलेगा तो डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से हम उसे लेस कर देते हैं और बाकी जो बचेगा वो शो करेंगे। और कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस को हम हमेशा अपनी एक्चुअल फिगर पे दिखाते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था एसेट्स की 3 वैरायटीज है, इनमें आपका पहला था नॉन करंट एसेट, दूसरा था करंट एसेट्स। ये मैंने करंट एसेट्स आपको डिफाइन कर दिया। अब वापस आइए नॉन करंट एसेट्स फर्स्ट पॉइंट पे। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका पेमेंट आपको कलेक्ट होगा बट आफ्टर 1 ईयर। जैसे करंट एसेट मैंने आपसे क्या कहा था कि आप उसे कैश में कन्वर्ट करा सकते हो विद इन 1 ईयर, तो इसका जस्ट रिवर्स नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखनी है, जिसको आप इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। ये देखिए, नॉन करंट एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस। नॉन करंट एसेट्स में वो एसेट्स आती है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस में रखना चाहते हैं, कंटिन्यू उसे यूज करना चाहते हैं। और क्यों यूज करना चाहते हैं? अपनी किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए या उससे किसी तरह की सर्विसेज देने के लिए। जैसे आपने कोई मशीन परचेज करी, अब आप उस मशीन से प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे हो, तो क्या आप मशीन को सोल्ड आउट करोगे क्या? नहीं सर, आप मशीन को लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखोगे, जब तक वो मशीन ऑपरेट हो सकती तब तक आप उसे ऑपरेट करोगे और उससे अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहोगे। तो वो तमाम एसेट जो आप इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं कराना चाहते हो, जिसे आप अपने बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हो, कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लिए रखते हो, वो एसेट्स आपकी, या उससे सर्विसेज देने के लिए रखते हो, वो एसेट्स आपकी नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। और देखिए क्या बोल रहा है, एंड आर नॉट मीन फॉर सेल। सबसे बड़ी बात, आप इसे सोल्ड आउट करने के लिए नहीं खरीद रहे हो, इसे आप अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हो। आपका मोटिव इसे इमीडिएट सोल्ड आउट करना नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं
और मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ एक पर्टिकुलर मशीन से, तो मशीन मेरे लिए क्या कहलाएगी? नॉन करेंट एसेट्स। मैंने मशीन परचेज किया है उसे बेचने के लिए नहीं, उसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो वो तमाम एसेट्स जिसे हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, फिक्स एसेट्स के रूप में रखते हैं, फर्दर कंटिन्यू यूज करने के लिए रखते हैं, वो कहलाती है नॉन करंट एसेट्स। एग्जांपल आपके सामने है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे आप करंट एसेट्स में देख रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर। ये इन्वेस्टमेंट आप इसलिए करते हो ताकि आप इसे परचेस करो और जब भी आपको मार्केट में रीजनेबल प्राइस मिले आप इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट करा सको। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स होती है। बट एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो ताकि आप उसको हमेशा के लिए होल्ड करो और उससे रिटर्न जनरेट करते रहो। जैसे मान लो मैंने बैंक में एफडी बनवाई, अब बैंक की एफडी मैं क्यों बनवा रहा हूं? इसलिए ताकि मैं उस एफडी से इंटरेस्ट के रूप में इनकम गेन कर सकूं। तो वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट जो आप इमीडिएट मार्केट बेच करके मार्केट प्राइस के डिफरेंस के जरिए प्रॉफिट कमाना चाहती हो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट्स कहलाती है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तमाम फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। आगे बढ़े तो नॉन करंट एसेट्स को भी दो कैटेगरी में हम लोग अलोकेट कर सकते हैं, दैट इज अ टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। और इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप फील कर सकते हो लेकिन आप टच नहीं कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो। अभी आपको इसका एग्जांपल देता हूं। पहले आप देखो टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच, इन अदर वर्ड्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये एसेट्स फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है, इन्हीं वजह से आप इनको देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ टैंजिबल एसेट्स। फिर आती है इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स भी एक तरह की नॉन करंट एसेट्स होती है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी होती है लेकिन आप इसे देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच, आप इसको टच भी नहीं कर सकते, एंड दैट्स कॉल्ड इनटैंजिबल एसेट्स। आप पहले इसकी डेफिनेशन देखें फिर कुछ एग्जांपल देता हूं। Intangible assets are those assets which do not have physical existence and thus cannot be seen or felt. Physically exist कर ही नहीं है, ये assets physically exist करती ही नहीं, तो आप इसको ना देख सकते हो और ना टच कर सकते हो। Example of such assets are goodwill, patent, copyright, trademark, computer software and prepaid expenses। अब इनमें से सारे वर्ड्स आपके लिए टेक्निकल हैं, तो आइए पहले मैं इन्हीं एक एक वर्ड्स को आपको डिफाइन कर देता हूं। आप पहले इन वर्ड्स को समझें फिर कुछ और डिटेल्स इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में। बच्चों आइए सबसे पहले समझते हैं गुडविल क्या होती है। आप इस वर्ड पर ध्यान दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। आप इलाहाबाद में रहते हो इसलिए मैं आपको इलाहाबाद का एग्जांपल देता हूं। बच्चों इलाहाबाद में एक स्वीट्स की शॉप है, आपने नाम सुना होगा सिविल लाइंस में कामधेनु। ठीक है, कामधेनु स्वीट। एक बार क्या हुआ, कामधेनु स्वीट अपनी शॉप, अपना नाम, अपना बिजनेस सोल्ड आउट करना चाहता था, ऊब गया था वो बिजनेस से। तो मैं उसके पास पहुंचा और मैंने कहा सर मैं आपका बिजनेस टेक ओवर करना चाहता हूं। मैं मिठाई खरीदने नहीं गया, मैं उसके पूरे बिजनेस को टेक ओवर करने गया। मैंने कहा सर मैं आपका बिजनेस परचेज करना चाहता हूं, बताओ कुल कितना लोगे। तो उसने कहा सर हम अपने बिजनेस के लिए आपसे सपोज करो 5 करोड़ रुपीस देंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आपको 5 करोड़ रुपीस दूंगा, आप यहां से जाओ 5 करोड़ रुपीस पकड़ के कल से ये शॉप मैं अपने नाम से ऑपरेट करूंगा, मैं यहां पर बैठ करके स्वीट्स बेचूंगा। वो बंदे ने कहा डन। मैंने कहा लेकिन सर एक बात बताओ, अब 5 करोड़ रुपीस मेरे से किस हिसाब से ले रहे हो?
तो उससे कहा सर देखिए, पहले तो सीधा सीधा आप मेरी ये पर्टिकुलर प्लेस यानी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, तो 3 करोड़ सपोज करो। उसने कहा 3 करोड़ हम आपसे प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं। मैंने कहा चलो डन। और बताओ। उसने कहा सर 1.5 करोड़ हम आपसे यहां पर तमाम जो स्टॉक या फर्नीचर वगैरह है, मेंटेनेंस, डेकोरेशन, उनके लिए ले रहे हैं। मैंने कहा चलो डन। 3 करोड़ प्लस 1.5 यानी हो गया 4.5 करोड़। मैंने कहा और बताओ। उसने कहा सर बस हो गया। तो मैंने कहा कहां से हो गया, आप तो मुझसे 5 करोड़ मांग रहे हो, ये तो 3 प्लस 1.5 4.5 करोड़ हुआ, बाकी 0.5 करोड़ और क्यों मांग रहे हो। तो उसने कहा सर अपनी रेपुटेशन के लिए, हमने इतने साल से यहाँ पर जो अपनी शॉप चलाई, अपना जो एक गुड रेपुटेशन मार्केट में बनाई, आप कल को यहाँ बैठ करके मिठाइयाँ बेचना शुरू कर दोगे, आपको तो बने बनाए कस्टमर मिल गए, मेरा ब्रांड आपको मिल रहा है, आपको जमी जमाई रेपुटेशन मिल रही है, तो क्या हम उसके लिए अलग से पैसे नहीं लेंगे। हम आपसे 0.5 करोड़ जो एडिशनल ले रहे हैं उसी रेपुटेशन के लिए ले रहे हैं। तो मैंने कहा सर उसकी बात तो बिल्कुल सही है, सच्चाई भी है कि कल को जैसे मैं उस लोकेशन में बैठूंगा तो मुझे कस्टमर बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, मार्केट में ऑलरेडी उसकी इतनी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन का बेनिफिट मैं उठाऊंगा और मुझे बने बनाए कस्टमर मिल जाएंगे। इसी वजह से उस बंदे ने मुझसे 5 करोड़ रुपीस लिए हैं, जिसमें 3 करोड़ बिल्डिंग का है, 1.5 करोड़ उसके फर्नीचर्स और स्टॉक गुड्स का है और 0.5 करोड़ उसने अपनी रेपुटेशन का लिया। ये रेपुटेशन ही आपके लिए गुडविल कहलाती है, जिसे आप रेपुटेशन बोलते हो, हम उसी को यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं गुडविल। अब जब मैं उसको 5 करोड़ दे करके उसको यहाँ से हटाऊंगा तो मैं कहूंगा सर मैंने 3 एसेट्स खरीदी। क्या क्या, प्रॉपर्टी परचेज करी, दैट इज टेंजिबल एसेट्स, और क्या खरीदा, 1.5 करोड़ का फर्नीचर वगैरह खरीदा, दैट इज अ टेंजिबल एसेट्स, और क्या परचेज किया, 0.5 करोड़ रुपीस का उसका रेपुटेशन, उसकी गुडविल परचेज किया। तो मैंने 3 एसेट्स खरीदा, इनमें से प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग और फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है और गुडविल ये मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। ठीक है, अब इस तरह एक वर्ड आ रहा है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट इनोवेट किया है और आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट की डिजाइन कोई और कॉपी ना करे, तो आप उस प्रोडक्ट की डिजाइन को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हो और फिर फ्यूचर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसकी डिजाइन, उसकी शेप आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आपकी बिना परमिशन के कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, और अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए उसे आपसे परमिशन लेनी होगी। मे बी आप उसको परमिशन दोगे, लेकिन उसके लिए उससे एक अच्छी खासी रकम आप उससे लेना चाहोगे। और क्यों लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट के डिजाइन को, इस प्रोडक्ट को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा रखा है और इसी वजह से आज वो आपके इस इनोवेशन, इस प्रोडक्ट को अपने नाम से बेचने जा रहा है। तो इसके लिए आपको उससे कुछ पैसे मिलेंगे, इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, आपने किसी प्रोडक्ट के डिजाइन को रजिस्टर्ड करा लिया और फ्यूचर में कोई और बंदा उस जैसे डिजाइन को अगर अपने नाम से मैन्युफैक्चर करके बेचने जा रहा है तो उससे आपसे परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के लिए आप उससे एक लमसम अमाउंट लोगे और इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं पेटेंट। सेम लाइक एक वर्ड है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, उसके लिए जरा ये बुक देखिए बच्चों, मेरे पास आपकी अकाउंट्स की बुक है। इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक के मेन ऑथर है डीके गोयल और इस बुक का पब्लिशर है आर्या पब्लिकेशन। एग्जैक्टली डीके गोयल और आर्या पब्लिकेशन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत डीके गोयल ने इस बुक के कंटेंट्स लिखे और लिख करके आर्या पब्लिकेशन को दे दिए। आर्या पब्लिकेशन इसे बुक के फॉर्म में कंपोज करके मार्केट में बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। अब सोच के देखो, प्रॉफिट कमा रहा है आर्या पब्लिकेशन, डीके गोयल साहब को क्या मिल रहा है, डीके गोयल साहब को आर्या पब्लिकेशन एक सर्टेन अमाउंट दे रही है, जितनी बुक बिक रही है उसके हिसाब से। ठीक है, और ये डीके गोयल साहब जो अमाउंट रिकवर कर रहे हैं हम लोग उसे बोलते हैं रॉयल्टी। ओके, अब आर्या पब्लिकेशन इस बुक को और उसके कंटेंट्स को छाप कर बेच सकती है, ये आर्या पब्लिकेशन का राइट्स है। डीके गोयल साहब इस बुक के कंटेंट्स को किसी और को नहीं दे सकते और कोई और बंदा भी इस बुक के मैटर को फोटो स्टेट कराकर या रीटाइप कराकर बेच नहीं सकता। और वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्या पब्लिकेशन ने इस बुक के कंटेंट्स को
अपने नाम से गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लिया है, इसके लिए उन्हें इस बुक के लिए कॉपीराइट मिल गई। ये देखिए यहां पर लिखा है सी फॉर कॉपीराइट, सी फॉर कॉपीराइट। तो आपने कॉपीराइट के नाम पे जो भी अमाउंट पे किया, ये एक तरह से आपके लिए एसेट्स है, राइट। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट क्या होती है आप समझ गए। आप गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट को भी एक तरह की एसेट्स मानते हो, लेकिन चूंकि इस एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। सेम लाइक इसी तरह होता है ट्रेडमार्क। आप किसी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट से आईएसआई करवा लेते हो या रजिस्टर्ड करा लेते हो, या कोई आपने अपने नेम को गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लिया, उस नेम को आप कहते हो ट्रेडमार्क करा लिया। अब उस नेम को कोई और बंदा अपने नाम अपने प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकता, दैट्स कॉल्ड ट्रेडमार्क। गवर्नमेंट इसके लिए आपसे एक अच्छा खासा अमाउंट लेती है। इस तरह से ये एक आपके लिए एसेट्स की तरह ट्रीट होता है, और ये इंटेंजिबल एसेट्स है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये आप जानते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी एक तरह की एसेट्स है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हम इसे भी इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स के। आगे बढ़े, इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो वैल्यूएबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ पेटेंट, हाउ नो businessman is able to produce goods and his goodwill help in the attracting customer easily. Okay, therefore the intangible assets help the firm in earning profit as such as tangible assets. जो डिफाइन कर रहा है कि intangible assets की भी वैल्यू होती है, और इसे भी एक बिजनेस फर्म यूज करती है अपने फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए और प्रॉफिट्स के लिए। Therefore the intangible assets help the firm in earning profit as much as tangible assets. Hence, both tangible and intangible assets are valuable assets. Value of intangible assets is based on the benefit and facility available to the business from such assets. किसी भी intangible assets की वैल्यू क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे फर्म को बेनिफिट्स कितना और किस लेवल तक मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन डिफाइन होती है। तो ये बच्चों आपका intangible assets। अब तीन तरह की मैंने एसेट्स आपको डिफाइन करी थी, एक नॉन करंट एसेट्स, दूसरा आपका करंट एसेट्स, और तीसरा आएगा आपका फिक्टिडियस या फिर नॉमिनल एसेट्स। इसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है। तो मैं अपनी तीसरी वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा अपनी तीसरी एसेट्स की, एंड दैट्स कॉल्ड फिक्टिडियस या फिर नॉमिनल एसेट्स।